गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश्वरी देवी राठौर। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको पूर्वी समस्या के टॉपिक के अंतर्गत क्रीमिया का युद्ध बताया था। आज हम आगे करेंगे उसी में। पूर्वी समस्या के अंतर्गत हम लेंगे रूस और तुर्की का युद्ध। 6 मई 1877 को डिज़रायली ने रूसी राजदूत सुवालेव को चेतावनी दी कि रूस को मिस्र तथा स्वेज नहर से दूर रहना चाहिए। शुवालोव ने सेंट पीटर्सबर्ग का दौरा कर यह आश्वासन दिया कि रूस का मिस्र की तरफ जाने का कोई इरादा नहीं है तथा यह युद्ध बाल्कान में बहुत मामूली राजनीतिक और क्षेत्रीय परिवर्तनों के लिए लड़ा जा रहा है। 21 मई 1877 को रोमानिया ने भी तुर्की के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। तुर्की के सेनाध्यक्ष उस्मान पाशा ने प्लेवना के किले पर रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। रूस की सेना कई महीनों तक फंसी रही। परिणाम स्वरूप रूस की कल्पना धूमिल हो गई। अंततः 10 दिसंबर 1877 को प्लेवना का पतन हो गया। 20 जनवरी 1878 को रूसी सेनाएं एड्रियानोपल तक पहुंच गई, जहां से कुस्तुनतुनिया केवल 160 मील पर था। इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया ने रूस का विरोध करने का प्रयत्न किया, लेकिन 31 जनवरी 1878 को तुर्की ने रूस की कड़ी शर्तों को मानते हुए युद्ध विराम की घोषणा कर दी। 3 मार्च 1878 को इग्नेटिव ने तुर्की पर सान स्टीफनो नामक शहर में एक संधि आरोपित कर दी। अब हम लेंगे सान स्टीफनो की संधि। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस समय तक रूस बल्कान में सफलतम राष्ट्रों में से एक था। तुर्की का पराभव और रूस द्वारा उन सभी प्रस्तावों, शर्तों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के माध्यम से लिए गए निर्णयों को अमान्य करते हुए इग्नेटिव और गोर्चेकोव ने कुछ शर्तें प्रस्तुत की, जो इस प्रकार से थी। पहली, तुर्की से युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 1 अरब 40 करोड़ रूबल की मांग की। तुर्की के लिए यह संभव नहीं था और वह इस राशि का भुगतान कर सके। रूस द्वारा दोब्रुजा का क्षेत्र तथा डैन्यूब के मुहाने पर कई टापू और एशिया में रूस को कारस, बतूम तथा अराधान प्राप्त हुए। दूसरा, बोस्निया तथा हर्जेगोविना में सुधार की रूपरेखा तैयार की गई। तीसरा, मोंटेनीग्रो तथा सर्बिया को स्वतंत्र मान लिया गया और इनका भूक्षेत्र विस्तृत कर दिया गया। चौथा, एक स्वतंत्र बड़े बुल्गारिया को राज्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया। सांस्कृतिक दृष्टि से बुल्गार जाति और समान भाषाई लोगों को मिला दिया गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से इस राज्य का क्षेत्रफल सबसे बड़ा था। पांचवा, रोमानिया की स्वतंत्रता मान ली गई। पेरिस की संधि के दौरान बेस अरेबिया का क्षेत्र रूस से ले लिया गया था, यह पुनः रूस को प्राप्त हो गया। और छठा, क्रीट, एपिरस तथा थेस्ली में स्थानीय मांग के अनुसार स्वशासन स्थापित करने का भी आश्वासन प्राप्त किया गया। अब हम लेंगे बर्लिन कांग्रेस 1878 या बर्लिन का सम्मेलन 1878। यह कांग्रेस नवोदित राष्ट्र जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क द्वारा बुलाई गई थी, इसीलिए इसका अधिवेशन बर्लिन जर्मनी की राजधानी में हो रहा था। इसमें विभिन्न यूरोपीय राष्ट्रों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री डिज़रायली, सेलिसबरी तथा ऑडो रसल ने किया। रूस के प्रतिनिधि मंडल का नेता गोर्चेकोव था, पर इग्नेटिव ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ऑस्ट्रिया का मुख्य प्रतिनिधि जूल्स अंद्रासी था, फ्रांस का एम वार्डिंगटन एवं इटली का काउंट कोर्टी था। वस्तुतः बर्लिन कांग्रेस की संपूर्ण कार्यवाही में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री और जर्मनी का बिस्मार्क छाए रहे। सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में बिस्मार्क को चुना गया था। उसने एक ईमानदार दलाल के रूप में कार्य करना स्वीकार किया था। सबसे बड़ी समस्या के रूप में बुल्गारिया का प्रश्न उभर कर आया। बुल्गारिया की वजह से समस्त क्षेत्र में शक्ति संतुलन बिगड़ गया था। इटली और ऑस्ट्रिया को अपनी सुरक्षा की चिंता हो गई। रूस बुल्गारिया का विभाजन नहीं चाहता था। सान स्टीफनो की संधि के दौरान गठित इस देश को रूस का प्रतिनिधि गोर्चेकोव ज़्यादा से ज़्यादा 2 भागों में ही विभाजित देखना चाहता था, जिसमें से एक भाग रूस के प्रभाव में ही बना रहे। लेकिन बर्लिन कांग्रेस में रूस की कूटनीतिक हार हो गई और बुल्गारिया का विभाजन 3 भागों में कर दिया गया। जून 13, 1878 ईस्वी को बर्लिन कांग्रेस आरंभ हुई थी। 13 जुलाई 1878 ईस्वी को इसमें लिए गए निर्णयों को स्वीकार किया गया और ये निर्णय इस प्रकार से थे। पहला, बुल्गारिया को 3 भागों में बांटा गया। पहला, एक स्वायत्त प्रदेश जिसे बुल्गारिया कहा गया।
दूसरा एक अर्ध स्वायत्त प्रदेश जिसे ईस्टर्न रोमेलिया कहा गया, और तीसरा मैसिडोनिया जिसे तुर्की के अधीन रखा गया। दूसरा, ऑस्ट्रिया को बोस्निया और हर्जेगोविना प्रशासन व व्यवस्थित करने के लिए दिए गए थे तथा नोवी बाजार जो कि सर्बिया मॉन्टेनीग्रो को अलग करता था भी उसके नियंत्रण में दे दिया गया। तीसरा, रूस को यूरोप में बेस अरेबिया तथा एशिया में बतूम दे दिया गया। चौथा, सर्बिया को स्वतंत्र राज्य मान लिया गया, उसे दक्षिण पूर्व की ओर नीस और बुल्गारिया की कुछ भाग भी दिया गया। पांचवा, मॉन्टेनीग्रो की स्वतंत्रता को भी मान्यता दी गई। छठा, इंग्लैंड को इस क्षेत्र में नौसैनिक अड्डा बनाने के लिए साइप्रस दिया गया। विभिन्न राष्ट्रों में बर्लिन कांग्रेस की जो प्रतिक्रिया हुई वो इस प्रकार से है। पहले, रूस में राजनीतिक उथल पुथल हुई और जनता में बड़ा आक्रोश देखने में आया। रूस को बर्लिन कांग्रेस में एक अपराधी मानकर खड़ा किया गया। सेंट पीटर्सबर्ग में बर्लिन समझौते के बाद बड़ी उथल पुथल हुई। दूसरा, जर्मनी। यद्यपि बिस्मार्क ने इस सम्मेलन में अपने को एक ईमानदार मध्यस्थ कहा था, परंतु रूस ने इस पर इंग्लैंड का पक्ष लेने का आरोप लगाया तथा यूरोप में सर्वस्लाववादियों के पतन के साथ ही वहाँ के कुछ विशेष तत्वों ने इन्हें निहिलिस्ट कहा जाता था, जार के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर दिया। 1879 ईस्वी में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ संधि करके जर्मनी की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया। इसके परिणाम स्वरूप यूरोप में गुटबंदियों का सिलसिला प्रारंभ हो गया। तीसरा, ब्रिटेन। बर्लिन कांग्रेस में डिज़रेली को प्रसन्नता थी कि उसने रूस के बढ़ते हुए कदमों को रोक दिया था। उसने स्वयं के बारे में कहा था कि वह बर्लिन से सम्मानजनक शांति लाया था। डिज़रेली के प्रयत्नों ने केवल तुर्की के विघटन को स्थगित कर दिया। नेक्स्ट, चौथा है तुर्की। तुर्की के साथ अन्याय हुआ। इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया तुर्की के विभाजन के विरुद्ध थे, लेकिन इंग्लैंड ने साइप्रस पर अधिकार कर लिया और ऑस्ट्रिया ने बोस्निया और हर्जेगोविना पर। इस तरह तुर्की के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया गया। पांचवा, बाल्कान राज्य। बर्लिन की संधि से बुल्गारिया को सर्वाधिक असंतोष हुआ। बुल्गारिया का जो विभाजन किया गया वह बिल्कुल अनुचित था। बुल्गारिया और रोमालिया दोनों ही क्षेत्रों में जाति एक ही थी और भाषा भी एक ही थी। बल्गार जाति की एकता और राष्ट्रीय भावना को आघात पहुंचा। अंततः 1885 में बुल्गारिया के नेताओं ने बर्लिन की संधि के विरुद्ध दोनों राज्यों का एकीकरण कर लिया। इससे यूरोप में संकट उत्पन्न हो गया। इसी तरह मैसिडोनिया ने भी तुर्की के खिलाफ विद्रोह कर दिया, क्योंकि वहाँ की जनता ईसाई थी और तुर्की का शासन अत्याचारपूर्ण था। तो ये था बर्लिन सम्मेलन। अब हम लेंगे बाल्कान राज्य का संघ और बाल्कान युद्ध। तो पहले लेंगे हम प्रथम बाल्कान युद्ध 1912-13। 8 अक्टूबर 1912 को मॉन्टेनीग्रो ने तुर्की से युद्ध छेड़ दिया। एक सप्ताह में बुल्गारिया, यूनान और सर्बिया ने भी युद्ध छेड़ दिया। एक माह में इन्होंने तुर्की राज्य की सेनाओं को परास्त कर दिया। मई 1913 में लंदन की संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस तरह यह पहला युद्ध समाप्त हो गया। यह निर्णय हुआ कि तुर्की से एड्रियानोपल ले लिया जाए। शेष 3 नगरों पर तुर्की का ही अधिकार माना जाए। अब हम लेंगे द्वितीय बाल्कान युद्ध 1913। मैसिडोनिया के प्रश्न पर बुल्गारिया किसी भी स्थिति में समझौते के लिए तैयार नहीं था। मैसिडोनिया के बचाव के लिए यूनान और सर्बिया उपस्थित थे। रूस ने युद्ध की स्थिति में मध्यस्थता करना स्वीकार किया। बुल्गारिया द्वारा युद्ध छेड़े जाने से वह अकेला रह गया, क्योंकि उसका कदम न्यायोचित नहीं था। युद्ध में बुल्गारिया परास्त हुआ। फलतः अगस्त 1913 में बुखारेस्ट की संधि हुई। अब हम लेंगे बुखारेस्ट की संधि। बुल्गारिया को इस संधि से भारी नुकसान हुआ। इस संधि के अनुसार पहली शर्त, बुल्गारिया को दोब्रुजा रोमानिया को देना पड़ा। इसमें सिलिस्ट्रिया का महत्वपूर्ण दुर्ग भी था। दूसरा, सर्बिया को कोसोवा, आचलीडा सहित मध्य मैसिडोनिया और नोवी बाजार का पूर्वी भाग प्राप्त हुआ। तीसरा, यूनान को एपिरस, दक्षिणी मैसिडोनिया, स्लोनिका और मेस्टा नदी तक का समुद्र तट दे दिया गया। चौथा, तुर्की को भी थ्रेस और एड्रियानोपल का कुछ भाग प्राप्त हुआ। पांचवा, मॉन्टेनीग्रो को नोवी बाजार का पश्चिमी भाग प्राप्त हुआ। छठा, बुल्गारिया को मैसिडोनिया में 9000 वर्ग मील का भूभाग प्राप्त हुआ। बुल्गारिया का सीधा संबंध एजियन सागर से हो गया, किंतु बुल्गारिया को असंतुष्ट ही रहना पड़ा, क्योंकि उसको इच्छा अनुसार भूभाग प्राप्त नहीं हुआ। अब हम करेंगे मूल्यांकन। बाल्कान युद्धों से अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और भी विचित्र हो गई।
हर राष्ट्र इन निर्णयों को अंतिम नहीं मानने को तैयार था। हर राष्ट्र युद्ध के लिए और आतुर था। आपसी मनमुटाव में वृद्धि हो गई तथा संभावित युद्ध का साया अभी भी मंडरा रहा था। किसी भी तरह शांति की संभावना दिखाई नहीं देती थी। यह एक तरह से बाल्कान युद्धों का परिणाम था। तत्कालीन राजनीतिक स्थिति के धुंधलके में पूर्वी यूरोप के क्षितिज पर भविष्य के पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया को देखा जा सकता था। इसके साथ ही प्रथम विश्व युद्ध के अंकुर भी इन परिस्थितियों में खोजे जा सकते थे। पूर्वी समस्या का कोई स्थायी हल नहीं खोजा जा सका। अब हम लेंगे बाल्कान युद्धों के परिणाम। पहला, तुर्की के साम्राज्य का पतन और विघटन। बाल्कान युद्धों की दीर्घकालीन प्रक्रिया के अंतर्गत निरंतर तुर्की से उसके राज्य छीनते गए। वास्तव में यूरोप का यह बीमार आदमी फिर कभी स्वस्थ नहीं हो पाया। दूसरा, बाल्कान क्षेत्र के ईसाई धर्मावलंबियों की स्वतंत्रता। पिछले 500 वर्षों से बाल्कान क्षेत्र के ईसाइयों ने टर्की के उत्पीड़न को सहा था। समय समय पर उनके द्वारा स्वतंत्रता के प्रयास भी किए गए थे। उनके इन प्रयासों का अंततः सुखद परिणाम रहा और वे तुर्की से स्वतंत्र हो गए। तीसरा, बाल्कान राज्यों की महत्वाकांक्षाएं और विस्तार। बाल्कान युद्धों से बाल्कान राज्यों का भूभाग विस्तृत हुआ था। सर्बिया के राज्य का क्षेत्रफल लगभग दुगना हो गया। यूनान को अन्य बाल्कान प्रदेशों की तुलना में सबसे ज़्यादा भूभाग प्राप्त हुआ था। बुल्गारिया को लंदन की संधि के दौरान जो लाभ प्राप्त हुआ, उसके परिणाम स्वरूप यह राज्य महत्वाकांक्षी हो गया था। द्वितीय बाल्कान युद्ध उसकी नीतियों का परिणाम था। अन्य बाल्कान प्रदेश रोमानिया और मॉन्टेनीग्रो थे। इन्हें भी यथेष्ट लाभ मिला था, किंतु कोई भी राष्ट्र पूर्णतः संतुष्ट नहीं था। चौथा, सर्बिया शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में। सर्बिया 1821 ईस्वी के बाद से ही एक तरह से स्वायत्त शासी राष्ट्र रहा था। 1878 की बर्लिन कांग्रेस के बाद एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आ गया था। ऑस्ट्रिया और सर्बिया में परस्पर तनाव निरंतर बना रहा। सर्बिया का एक प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में उद्यम परंपरावादी राजवंश द्वारा शासित ऑस्ट्रिया और अन्य राष्ट्रों को खटकता था। सर्बिया की विदेश नीति हमेशा ऑस्ट्रिया का विरोध करने में सर्वोपरि थी। अब हम लेंगे पूर्वी समस्या का मूल्यांकन। ऑटोमन साम्राज्य का तीव्र विघटन एक ऐसी ही अपरिवर्तनशील घटना मान ली गई थी। इस समस्या के प्रति सभी प्रमुख यूरोपीय राष्ट्रों का उपेक्षा भाव था। ऑटोमन साम्राज्य के अधीन बड़ी संख्या में रहने वाले ईसाई धर्मावलंबी थे। एक तरह से वे उन पर हो रहे उत्पीड़न की तरफ पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रों का ध्यान आकर्षित करते रहे और ये पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्र छद्म रूप से उद्धारक की भूमिका तुर्की को मजबूर करने के रूप में निभाते रहे। फरवरी 1914 में विलियम द्वितीय का ये कथन कि हमने यूरोप और मध्य एशिया पर संघर्षमयी स्वामित्व का पूर्वानुमान लगा लिया था। ऑस्ट्रिया महज 2 बाल्कान राज्यों का दमन चाहता था, किंतु जर्मनी की उनसे कोई लड़ाई नहीं थी। एक बात पर समान सहमति थी कि इन दोनों समस्याओं का स्थायी समाधान केवल युद्ध है। पूर्वी समस्या के प्रति उस समय की मनोवृत्ति का ये कथन सही परिचायक है। तो ये था पूर्वी समस्या।